अरावली मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरावली केस में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीजीआई की तरफ से पूछा भी गया है कि खनन रुकेगा या जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं कि सरकार खनन पर स्पष्ट जानकारी दे। 21 जनवरी को अब इस मामले की हालांकि अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए सरकार से। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया है और 21 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक और बड़ी सुनवाई अरावली केस और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है, क्या जानकारी? और जी हां, बिल्कुल। आज लग रहा है कि आज विवादित फैसलों पर स्टे का ही दिन है। पहले कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक पुरानी बेंच यानी पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ के आदेश पर स्टे लगा दिया है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। उन पक्षकारों में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, केंद्र सरकार, ये तमाम लोग हैं जिनसे जो ये बताएंगे कि आखिर क्यों इस स्टे को वैकेट किया जाए, स्टे क्यों उचित नहीं है, इस पर अपना पक्ष रखेंगे। जनवरी में इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और गुजरात, जहां जहां से अरावली की पहाड़ियां गुजरती हैं, वो अरावली श्रृंखला के आसपास के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान के लोग इससे बहुत प्रभावित है और गुजरात के लोग, उनका ये कहना था कि इससे न केवल जो मानसून की बारिश यहां तक बरसती है वो फिर पाकिस्तान जाकर बरसेगी, और जो रेगिस्तान है, पर्यावरणविदों की आशंका ये थी कि अरावली की पहाड़ियां कटने छटने से, इसमें अगर इसकी ऊंचाई काटी छांटी जाती है, अवैध खनन किया जाता है, उससे भूजल दोहन को लेकर तो असर, भूजल को लेकर, स्तर को लेकर असर तो पड़ेगा ही। साथ ही जो रेगिस्तान है वो अरावली की वजह से वो रुका हुआ है राजस्थान और उधर, लेकिन वो रेगिस्तान फिर आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि उत्तर पश्चिम की जो सूखी हवाएं आती हैं, जो वहां से मिट्टी और तमाम चीजें लेकर आती हैं, वो आगे बढ़ेगी और उससे चूंकि उसको रोकने वाली अरावली वहां नहीं होगी, तो ऐसे में वो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रेगिस्तान फैल सकता है। भूजल स्तर को लेकर असर पड़ सकता है, सूखे की स्थिति ज्यादा हो सकती है। इन तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी भी रूप में उचित नहीं है, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय 2010 में यूपीए सरकार थी, तब भी इसी आशय का प्रस्ताव आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। वही 10 साल 11 साल बाद 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे कैसे मंजूर कर लिया, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, इस आदेश पर सवाल थे। तो ऐसे में मुझे मतलब मेरा अंदर से जो लग रहा है उसमें ये बेंच उस पिछले ऑर्डर में बहुत सारा बदलाव करेगी, जिससे पर्यावरणविदों को, पर्यावरण को और वहां रहने वाले लोगों को परमानेंट राहत मिलेगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, 100 मीटर वाली परिभाषा पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन संजय ये भी सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। वो सवाल आप बता सकते हैं कि सवालों में क्या पूछा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वही सवाल पूछे हैं जो याचिका में दर्ज किए गए थे। याचिका में यह कहा गया है कि क्या बाकी समुद्र तल से बाकी सब जगह की ऊंचाई नापी जाती है, यहाँ लोकल जो स्थानीय भू स्तर है उससे ऊंचाई नापने का क्या औचित्य है। इसके साथ ये कहा कि अगर कितनी पहाड़ियां, कितने पहाड़, कितना % अरावली का हिस्सा 100 मीटर से ऊपर का है, कितना 100 मीटर से नीचे का है, क्या चोटी तक खुदाई नहीं करके दामन में खुदाई की जा सकती है, 100 मीटर के जो टीले हैं उस पर खुदाई की जा सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। सरकार का तो ये कहना था कि इससे जो वहां मिनरल्स हैं उनकी खुदाई में उनको बाहर लाने में मदद मिलेगी और उसको बेचने के बाद विकास की योजनाएं चलाई जा सकती हैं। लेकिन विकास और पर्यावरण के स्थायी विनाश, इसके बीच में बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट आगे इसी मामले पर विचार करेगा कि क्या 100 मीटर तक की खुदाई का आदेश दिया, किस लिए दिया, उससे पर्यावरण पर कितना असर पड़ेगा। ये तमाम सवाल जो उठाए गए हैं याचिका में और जो तमाम सवाल मीडिया में भी तैर रहे हैं, पर्यावरणविद भी इस पर चिंता जता रहे हैं। इस पर जल पुरुष यानी वाटरमैन,
राजेंद्र सिंह, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी आशंकाएं जताई, वैज्ञानिक ढंग से भी उसको बात की। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने भी वैज्ञानिक ढंग से इस मामले में बताया कि इस आदेश का दूरगामी असर क्या पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों पर असर क्या पड़ेगा। और जो हम 2047 की बात करते हैं, तब तक अगर ये खनन जारी रहा तो जो विकसित भारत और विश्वगुरु भारत बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी, इस पर सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं, इस पर अपनी चिंताएं और आशंकाएं जताई हैं। वही आशंकाएं और चिंताएं, उस पर सरकारों से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि वो अपने जवाब में इन तमाम चीजों को स्पष्ट करे। मतलब खनन गतिविधियां, मौजूदा लीज और पर्यावरण से जुड़े जो भी सवाल थे, उनका जवाब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है। और यह भी बहुत स्पष्ट कहा है कि जितनी भी अस्पष्टताएं हैं इस मामले में, वो केंद्र सरकार दूर करेगी। यानी यहां पर गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में। जी हां, बिल्कुल केंद्र सरकार के बारे में केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करना पड़ेगा और बाकी अन्य पक्षकार हैं उनको तो जवाब दाखिल करना ही पड़ेगा। एमओईएफ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि एमओईएफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इस मंत्रालय ने ही सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश की पूरी हिमायत की थी और उसके बाद ये कहा था कि वो तो 0.9% भी नहीं है जो 100 मीटर से नीचे की स्थिति में आएंगे जहां खनन होगा। तो उनको अब ये जवाब देना पड़ेगा कि जो पर्यावरणविदों ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों में और इस आदेश का पालन अगर किया जाए तो उससे क्या असर होगा, तो ये अपनी सफाई बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि खनन जो पुराने पट्टे चल रहे हैं उसमें खनन का क्या होगा, क्योंकि अभी तक ये 100 मीटर वाले आदेश से पहले भी हमारे रिपोर्टर भी वहां पर जाकर आए थे, मौका मुआयना किया था, जहां 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों का खनन करके वहां पर गहरी गहरी झीलें बना दी गई हैं। पूरा इलाका खोखला हो गया है, भूजल स्तर पर असर पड़ रहा है और उसका कितना जो वहां के वन्य और पर्यावरण जीवन पर असर पड़ रहा है, उन तमाम चीजों को रेखांकित किया था। तो वो तमाम सवाल इसमें कोर्ट ने पूछे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस पर सरकार का जवाब क्या आता है और कोर्ट उससे कितना संतुष्ट होता है। आज ये बात कही जा सकती है संजय, क्योंकि इससे पहले मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं पिछले आधे पौन घंटे से, और ये बात कही जा सकती है कि दोनों मामलों में, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, वहां पर जिस तरह का फैसला दिया, पीड़ितों को एक उम्मीद जगी है कि इंसाफ उनके साथ में होगा। और इस मामले में पर्यावरणविद जो पहले काफी प्रदर्शन कर रहे थे और इस मामले में काफी दबाव भी बनाया जा रहा था, तो ये कहा जा सकता है कि उनके लिए भी राहत की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो मामला है उसकी गंभीरता को बरकरार रखना चाहिए। प्लीज बोलिए। सबसे ज्यादा राहत तो अरावली के दामन में रहने वाले उन लाखों करोड़ों लोगों की है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक ये पर्वत श्रृंखला है, दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में शामिल है, जिस पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें बनी हुई हैं, पौराणिक महत्व की चीजें हैं। उन सबके संरक्षण में, उनके बचाव में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा आशंका अरावली के दामन में रहने वाले उन सैकड़ों, हजारों गांवों, कस्बों, शहरों के लोगों को थी, जिस पर ऐतिहासिक किले बने हुए हैं। वो छोटी छोटी पहाड़ियों पर हैं। अगर वो 100 मीटर से कम की आती हैं तो उसे खोदकर खोखला किया जा सकता था। तो फिर उस मॉन्यूमेंट्स का क्या होगा, जिस संस्कृति का हम सबसे ज्यादा ऊंचा झंडा फहराते हैं, उस संस्कृति का क्या होगा, उस सभ्यता का क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज कि हमारे विश्वगुरु बनने के दावे का क्या होगा, जिसका नीचे से पता चला कि आधार ही निकल गया, ऊपर ऊपर की चीजें रह गई। यानी गुंबद के कलश तो रह गए, लेकिन नींव के पत्थर वहां से निकल गए। जब नींव कमजोर हो तो आप सोच सकते हैं कि गुंबद के कलश कितने दिनों तक रह सकते हैं। तो मतलब जब तक अंतिम सुनवाई ना हो तब तक तो इस मामले पर यहां पर रोक रहेगी, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। और ये बता भी रहा है कि मामले की गंभीरता क्या है। और आने वाले वक्त में यह भी कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों को राहत मिलेगी इससे। हालांकि अभी सुनवाई जारी है, लेकिन ये मामला कितना लंबा खिंच सकता है, मैं आपके अनुभव से ये जानना चाहता हूं। ऐसे मामले आपने देखे हैं, इसीलिए ये मामला बहुत लंबा खींचने के आसार तो मुझे नहीं लग रहे हैं, अगर कोई टैक्ट इसमें ना खेल दिया जाए। फिलहाल तो अभी चूंकि ये नोटिस जारी किया है, नोटिस का जवाब आएगा। नोटिस का जवाब सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कितने समय पर दे देती हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकारें समय मांग लेती हैं, मोहलत मांग लेती है कि हमारे पे इतना काम है जी, हमारा हो नहीं पाया। तो ये मेरे इतने साल का अनुभव यही है कि जो मामले लंबित रहते हैं उसमें एक तो सरकार की तरफ से दर्ज कराए हुए मामले हैं, जो लंबित मामलों का बोझ अदालतों पर पड़ रहा है सरकार की तरफ से। सरकार तो
500 1000 रुपए के चक्कर में और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामले खींचती रहती है। सरकार समय पर जवाब दे दे तो बहुत सारे मामलों की पेंडेंसी कम हो सकती है। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्निकल तकनीकी दिक्कतें हैं जिनको देखते हुए ये बताना मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ अदालत की कार्रवाई सुनियोजित ढंग से चलती रहे, सुविचारित ढंग से चलती रहे, सरकारें अपना जवाब समय पर दाखिल करें, तो मुझे लग रहा है कि अगले साल गर्मी की छुट्टियों से पहले इस मामले में निर्णय आ जाए। संजय, ये भी हो सकता है कि अगली तारीख जो 21 जनवरी की लगी है उसमें वक्त मांग लिया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस मामले को थोड़ा सा लंबा खींचा जाए, तो हो सकता है कि अगली 21 तारीख को और वक्त मांग लिया जाए। ये देखना होगा कि सरकार किन लोगों के दबाव में है, प्रभाव में है। तो सरकार क्या मतलब स्टे लग ही चुका है, तो अब ऐसे में सरकार उसके निर्णय का जल्दी निर्णय आने का इंतजार करती है। चूंकि स्टे लगा हुआ है, ऐसे भी कुछ किया नहीं जा सकता, तो हो सकता है कि समय पर जवाब दाखिल कर दिए जाएं और सुनवाई सुविचारित ढंग से, सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ती रहे। तो एक बार जवाब आने के बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि उस पर बहस होगी जवाब पर, सभी स्टेट अपने अपने जवाब को एलॉबरेट करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आखिर उनके जवाब से क्या असर पड़ने वाला है। इस पर कोर्ट के सवाल जवाब होंगे। तो मुझे लग रहा है कि 3-4 सुनवाइयों में ये मामला निर्णय तक पहुंच जाना चाहिए। 3-4 मामलों में ये निर्णय तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से हम बता दें, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और क्या ये माना जाए कि ये जो उच्च स्तरीय कमेटी यहां पर बनाई जाएगी, ये व्यापकता और इस वैज्ञानिक तौर पर इस पूरे मामले का अध्ययन भी करेगी, और बहुत जरूरी भी है ये? जी हाँ, बिल्कुल। वो अध्ययन हिमांशु अध्ययन भी करेगी, नहीं अध्ययन ही करेगी। लेकिन पिछली बार भी जो 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस BR गवई की अगुवाई में, उन्होंने भी एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उन्होंने फिर बाद में अपने निर्णय को जस्टिफाई करते हुए कहा कि वो सारे विचार तो लेती है पीठ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उन विचारों को अपने निर्णय में शामिल किया जाए, उन विचारों पर अमल किया जाए। वो फिर अदालत अपने विवेक से निर्णय लेती है। तो इस बार भी विशेषज्ञ कमेटी, हाई पावर विशेषज्ञ कमेटी तो बनाई गई है। कमेटी नए सिरे से विचार करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय वन्य सर्वेक्षण, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उनकी रिपोर्ट शुरू से ये कहती है कि अरावली का इंच हिस्सा संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहे 100 मीटर की हो कि 100 इंच की हो, वो अरावली है और उसको वन और उसके पूरे पर्यावरण को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसी आधे, और यही बात अमाइकस क्यूरे ने भी, के परमेश्वर ने भी अपनी रिपोर्ट में कही थी। जो ये विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, अमाइकस क्यूरी की रिपोर्ट, उन सारी रिपोर्टों को दरकिनार रखा गया। संजय, कहा जा सकता है कि पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त में 2 बड़े अहम मामलों में आपने जो भी सुनवाई हुई उसकी बहुत बारीकियों को देश के सामने रखा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।